आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत दशहरे का त्यौहार आज सदर जमहूरिया और वजीर आजम लाल किले पर रावत दहन में करेंगे शिरकत। राजनाथ सिंह गैंगटॉक में फौजी जवानों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। कोलकाता इस्मतदारी कत्ल मामले में हड़ताल पर बैठे कुछ डॉक्टरों की हालत तशवीशनाक। IMA चीफ ने वजीर आला वजीर आजम से इंसाफ की अपील। अमरीका ने इसराइल से लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर फायरिंग बंद करने की पुरजोर अपील की। भारत ने लेबनान में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र तशवीश का किया इजहार। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान। जसप्रीत बुमराह को मिली नायब कप्तानी। भारतीय टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के अज़्म से उतरेगी मैदान में। दोनों टीमों का होगा हैदराबाद में मुकाबला। अहम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसीलात। रावण दहन की रस्म आज लाल किले में रामलीला में विजयदशमी के मौके पर अदा की जाएगी, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। लाल किले में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में कई फिल्मी अदाकार भी शिरकत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह गैंगटॉक में फौजियों के साथ शस्त्र पूजा करके विजयदशमी मनाएंगे। और अब अगली खबर मगरबी बंगाल से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी के बाद कत्ल के खिलाफ 60 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर हैं। काबिल ज़िक्र है कि 10 अक्टूबर की रात ट्रेनी डॉक्टर अंकित महतो की हालत तशवीशनाक हो गई है, जिसके बाद उन्हें आरजीकर अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया है। जुमे को आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि महतो की हालत बदस्तूर नाजुक है, लेकिन वह मुस्तहकम है। उनका पल्स रेट और सेहत के दीगर पैरामीटर्स अब गिर नहीं रहे हैं, लेकिन बेहतरी भी नहीं हो रही है। डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम उन पर नज़र रखे हुए है। इस दौरान बाकी 6 डॉक्टरों की हालत भी बिगड़ती जा रही है, ताहम उन्हें भी अभी तक अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया है। एक डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। हड़ताल की जगह करीब एम्बुलेंस तैनात हैं। इन 7 के अलावा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में मजीद 2 डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक ने जुमे की रात कहा, मकामी पुलिस हमारे मरीजों पर दबाव डालकर हमारी हड़ताल ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। अगली खबर, मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस जुमे की रात तमिलनाडु के चेन्नई डिवीजन के कावड़पटाई में हादसे का शिकार हो गई। रेलवे ज़राए का कहना है कि मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक खड़ी हुई माल ट्रेन के पीछे से टकरा गई। इस दौरान 10 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि इस वाक़े में कुछ मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। रेलवे की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं। इसके अलावा तमाम जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खाना फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जनरल मैनेजर समेत सीनियर अफसरान और चेन्नई डिवीजन के आला अफसरान जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं। इस रूट पर तमाम रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त अभी बंद है। हादसे पर रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दिलीप कुमार ने कहा है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और वो इस तरह से हैं। चेन्नई डिवीज़न का हेल्पलाइन नंबर 044253545151, समस्तीपुर 0627481029188, दरभंगा 062728210335395, दानापुर 9031069105 और दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन 7525039558। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल के गोवरपेटई स्टेशन पर 12578 बागमती एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी तक जो रेलवे की ओर से राहत और बचाव की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और सारे कोचों से यात्रियों को निकालने का काम जारी किया जा रहा है।
95% से ज़्यादा यात्रियों को निकाल लिया गया है। अभी तक किसी भी कैजुअलिटी या ग्रीवियस इंजरी की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। राहत दल और मेडिकल टीम दोनों घटनास्थल पर मौजूद है और यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसकी मदद के लिए रेलवे की टीम वहाँ पर है। जो यात्री हैं उनको उनके गंतव्य स्थल पर ले जाने के लिए चेन्नई स्टेशन से आवश्यक व्यवस्था रेलवे द्वारा की जा रही है। आजकल साइबर क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम से बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं। बच्चों और नौउम्रों की साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बन गई है। हम उन्हें बचपन से ही कहते रहते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में महफूज रहें, लेकिन साइबर दुनिया में उन्हें महफूज रहने की कोई तरबियत नहीं दी जाती है। आजकल बच्चे और नौजवान सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऐप्स भी ऐसे फीचर की फराहमी कर रही हैं जिसकी वजह से साइबर मुजरिम उन्हें आसानी से अपना निशाना बना रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा रखनी चाहिए। वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें या अगर उन्हें सर्फिंग का शौक़ है, ऑनलाइन सर्फिंग करने का शौक़ है, तो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या चॉइसेस हैं, और उन्हें बच्चों से जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर वो ये ऐप्स के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उनसे पूछें ये ऐप क्या करती है, इससे क्या होता है, ताकि अपनी उनकी नॉलेज भी बढ़े और साथ ही साथ बच्चा भी उसको पॉज मिल जाता है सोचने के लिए कि हाँ इस ऐप से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये कॉन्वर्सेशन हमेशा रहनी चाहिए ताकि पेरेंट्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है। और सोशल मीडिया पर बच्चों और नौउम्रों को ऑनलाइन महफूज रखने के लिए हम आज रात DD न्यूज़ के हफ्तावार प्रोग्राम साइबर अलर्ट में यही मसला उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों और नौउम्रों को साइबर मुजरिमों से कैसे महफूज रखा जाए और बच्चों को साइबर स्मार्ट कैसे बनाया जाए। तो देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात बच्चों की साइबर सुरक्षा की। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा रखनी चाहिए ताकि पेरेंट्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है। बच्चे बहुत सारे गेमिंग ऐप्स खेलते खेलते माता पिताजी का फ़ोन पे वगैरह यूज़ करके फेक कर सकते हैं। स्नैपचैट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। स्नैपचैट का जो मेन फीचर था वो ये था कि जब मैं आपको मैसेज भेजूंगा तो आप जैसे ही देखेंगे वो डिलीट हो जाए। टीनेज बच्चों में इसलिए पॉपुलर है कि वो इस हद तक चैट करते हैं, वो फ्रीडम फील करते हैं कि अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो जाते ही साथ देखेगा डिलीट हो जाएगा। रवा बरस नोबेल प्राइज़ कमेटी ने नोबेल अमन इनाम से जापानी तंजीम निहोन हदानी को नवाजा है। ये एजाज़ दुनिया में जौहरी हथियारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने पर दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि ये तंजीम उन लोगों ने बनाई है जो दूसरी जंग अज़ीम में हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटमी हमलों में ज़िंदा बच गए थे। उन लोगों को हिबकोशा कहा जाता है जो दुनिया भर में अपने दर्द और दर्दनाक यादों को बांटकर जंग से बचाव और अमन का पैगाम फैलाते हैं। जापानी तंजीम की नोबेल कमेटी ने कहा है कि एक दिन जौहरी हमलों का शिकार होने वाले ये लोग अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई नस्ल अपनी यादें और तजुर्बात दुनिया के साथ मुश्तरक करती रहेगी और उन्हें याद दिलाती रहेगी कि जौहरी हथियार दुनिया के लिए कितने मुहलक हैं। महकमा इनकम टैक्स ने माली साल 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बराह रास्त टैक्स जमा किया है। इस मजमूए में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ज़ाती इनकम टैक्स और 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। महकमे ने जुमेरात तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिफंड जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है। रियासती हुकूमत ने यूपी में मुसलसल 5वीं साल बिजली की शरहों में कोई तब्दीली न करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर A.K. शर्मा ने कहा है कि रियासत के तमाम बिजली सार्फिन के मफादात को मद्देनजर रखते हुए पिछले 5 सालों से बिजली की शरहों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। तमाम सार्फिन की तरफ से काबिल अदायगी शरहें मौजूदा सतह पर रखी गई हैं। ये फैसला कम आमदनी वाले खानदानों और छोटे कारोबारियों को माशी राहत और इस्तेकाम फराहम करने के लिए किया गया है। 5 साल से उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। इस वर्ष 2024-25 में भी वही सिलसिला चालू रहा है और लगातार 5वें वर्ष जो हमारा बिजली का रेट था उसे हम लोगों ने वही का वही रखा है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश को आधुनिक उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों ने IT उद्योग पर लगने वाले बिजली के दरों को कम किया है। इस बार
मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक स्मगलर को 4.671 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी मालियत 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुश्तबा शख्स को बीएसएफ की 32वीं बटालियन होरंटीपुर की सरहदी चौकी के करीब से पकड़ा गया है। सोना मोटरसाइकिल में छुपा कर ले जाया जा रहा था। सोने की स्मगलिंग की खुफिया मिलने पर बीएसएफ ने यह कार्रवाई की है। तलाशी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने गाड़ी के में सोने की 2 सलाखें और 18 सोने के बिस्किट बरामद किए। स्मगलर बांग्लादेश से सोना भारत स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी तर्जुमान आलोक अवस्थी ने जेपीएनआईसी पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा है कि अखिलेश यादव हुकूमत के 5 साल उनके कारनामों के लिए जाने जाते हैं, न कि उनके कामों के लिए। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर घोटाला उन सियाह कारनामों में से एक है। उनका कहना है कि जेपीएनआईसी मंसूबा बदनवानी की जिंदा मिसाल है, जहां बजट में 3 बार नजरसानी करके घपले किए गए, लेकिन फिर भी तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका। एलडीए की तरफ से इस मंसूबे की मुजव्वज़ा लागत 421.93 करोड़ रुपए थी, जिसका तखमीना अखराजात की मालियाती कमेटी ने 265.58 करोड़ रुपए लगाया था। इस स्कीम के आगाज से लेकर एसपी हुकूमत के जाने तक इस प्रोजेक्ट की लागत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। ये वाज़ेह तौर पर करप्शन की निशानदेही करता है। स्लॉथ बियर की एक बड़ी आबादी बड़े सग़ीर में पाई जाती है, लेकिन आज इस हैरत अंगेज बियर को अपने वजूद के लिए खतरा लाहक है। स्लॉथ बियर का आलमी दिन हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद उनके तहफ़्फ़ुज़ और रिहाइश के बारे में बेदारी पैदा करना है। नाज़रीन, पेश है हमारी खुसूसी रिपोर्ट। ये हैरत अंगेज नज़र आने वाले भालू हैं स्लॉथ बियर, यानी कि काहिल भालू। खूबसूरत लंबी काली खाल और घुमावदार पंजे दुनिया भर में पाए जाने वाले रीछों की तमाम 8 अक़साम में से सबसे ज़्यादा लंबे। ये भालू ज़्यादातर बड़े सग़ीर पाक हिंद में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर की कुल आबादी का तकरीबन 90% मगरबी घाट के इलाके में पाया जाता है। ये वो पहाड़ी इलाका है जो मगरबी हिंदुस्तान की साहिली पट्टी के मुतवाज़ी चलता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। मुल्क में स्लॉथ बियर की आबादी का तखमीना 6,000 से 11,000 के लगभग है, लेकिन अफसोस कि आज ये नस्ल आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही है। ये जंगली रीछ कभी हिंदुस्तान में आज़ाद घूमते थे, लेकिन कई दहाइयों से भारत में इनकी आबादी को मुख्तलिफ ख़तरात का सामना है। इनमें जंगलात की गैरकानूनी कटाई, इंसान और जंगली हयात का तनाज़ा और जंगली हयात की गैरकानूनी तिजारत शामिल है। स्लॉथ भालू की नस्लें 400 साल से ज़्यादा अरसे से इंसानों के ज़रिए इस्तेसाल का शिकार हैं। कलंदर नामी खाना बदोश कबीले ने मुग़ल दौर में शहंशाहों के लिए स्लॉथ भालू का रक़्स पेश करना शुरू किया। जैसे जैसे हिंदुस्तान में सल्तनतें ख़त्म हुई, सड़क के किनारे रीछ के नाचने और तमाशा करने का रिवाज पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये देहातों और सयाहों के लिए सस्ती तफरी में तब्दील हो गया। लोग भी दर्द में नाचते कूदते हुए इन भालुओं को देखकर लुत्फ उठाने लगे। स्लॉथ बियर एक लीस्ट बहुत कम पढ़ाई किया जानवर है और उसका बिहेवियर, उसके बारे में बच्चा कब देता है, जंगल से माँ कब बच्चे को लेके आता है, ये सब वगैरह बहुत चीज़ में हम अज्ञानता हमारा पास रहता है, हमको मालूम नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। स्लॉथ बियर के प्रति अभी बहुत लोग को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है समझ में आ गया। ये स्पीशीज़ जंगल को उपजाऊ बनाने वाला ये स्पीशीज़ कितना उपयोग और कितना इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है करने के लिए। स्लॉथ भालू के आलमी दिन के ऐलान का मकसद उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना और जंगलों में उनको महफूज रहने और घूमने फिरने के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के कई रियासतों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 2-3 दिन में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश की पेशनगोई की है। जनूबी खलीज बंगाल के वस्ती हिस्सों में आज एक गर्दाबी तूफान का भी इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है।
जयप्रकाश नारायण के यौम पैदाइश के मौके पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने JPNIC की तरफ से जाने वाली सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं, जिस पर अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे विकास सिंह की ये रिपोर्ट। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और JPNIC जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कल रात से ही कर दी गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां कल देर रात पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उन्होंने JPNIC पर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज सुबह से ही शहर में कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी। JPNIC जाने वाले मार्ग पर तो बैरिकेडिंग की गई ही थी, साथ ही साथ अखिलेश यादव के घर के आसपास भी काफी बैरिकेडिंग की गई। तमाम सारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने अपने घर के सामने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुलिस की काफी वहां पर मौजूदगी रही। चूंकि आने वाले समय में प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, अखिलेश यादव ऐसा कोई मौका नहीं चूकना चाहते जिस पर राजनीति की जाए। हुआ भी ऐसा ही आज उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। और तिरुपति लड्डू तनाज़े के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर इंतजामिया ने अपना प्रसाद खुद बनाने और तकसीम करने का फैसला किया है। प्रसाद की पाकीज़गी को यकीनी बनाने के लिए मंदिर इंतजामिया और दूध की पैदावारी कंपनी अमूल के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। दशहरे के दिन काशी विश्वनाथ की पूजा के बाद प्रसाद की तकसीम शुरू की जाएगी। DD न्यूज़ के नुमाइंदे हरिकेश बहादुर से बात करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर कौंसिल के चेयरमैन कौशल राज शर्मा ने ये इत्तला दी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अनेक ऐसे कार्य कर रहा है जिससे श्रद्धालुओं को लाभ हो। ऐसा ही एक कदम उठाने जा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट प्रसाद बनाएगा और काशी विश्वनाथ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सभापति हैं यहाँ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी। शर्मा जी, आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार अच्छे प्रयास कर रहे हैं श्रद्धालुओं के। ये प्रसाद बनाने का निर्णय है, ये आप लोगों ने लिया है और किस तरह से क्रियान्वित करें? ये श्री काशी विश्वनाथ का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8-10 महीने पहले ये निर्णय लिया गया था कि हमारा कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रसाद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए होना चाहिए। वो प्रसाद ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रोक्त हो, जिसका वर्णन शास्त्रों में हो, और शिव जी को जो प्रसाद अर्पण होता है उस प्रकार का उसका शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार हम लोग स्वयं का प्रसाद प्रारंभ करें। भगवान शिव को क्या अर्पित होता है उसकी पूरी रिसर्च के बाद एक इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, उसके बाद उसकी रेसिपी तैयार की गई, उसके बाद 2-3 महीने अलग अलग रेसिपीज़ के माध्यम से उसकी टेस्टिंग करवाई गई और फाइनली अमूल के साथ टाई अप करके ये प्रसाद डेवलप करने की व्यवस्था फाइनल की जा चुकी है। क्योंकि अभी देश के बड़े मंदिर में प्रसाद की शुद्धता पर सवाल है, तो ट्रस्ट जो है कितना जिम्मेदार रहेगा इसके प्रति, और चूंकि ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था का मामला है। ये एक बहुत ही बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि हमारा प्रसाद जब फाइनल स्टेज में आ गया है, उसी समय एक बड़े प्रतिष्ठित मंदिर के प्रसाद के बारे में कोई एक विशेष बात निकली थी जिसकी जांच अभी की जा रही है। ये पहले से ही हम लोगों के दिमाग में था कि जरूर ये प्रश्न पब्लिक के बीच में होगा कि इसकी हाइजीन और जो सात्विकता है वो मेंटेन रहे। तो जो अमूल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो इसी नाते किया गया कि एक अलग से किचन बना के और लोगों को रख के प्रसाद तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। अमूल क्योंकि एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली एक कंपनी है, कोऑपरेटिव संस्था है, जिसमें प्रतिदिन हर लॉट हर बैच चेक किया जाता है। यही हमारे MOU में लिखा है कि प्रतिदिन हर लॉट चेक किया जाएगा, उसकी बाकायदा हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, FSSAI का सर्टिफिकेशन करवाया गया है, जितने भी बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स के स्टैंडर्डाइजेशन के सर्टिफिकेशन होते हैं वो इसमें करवाए गए हैं और मल्टीपल लेवल की चेकिंग इसमें रखी गई है कि हर बैच इसमें चेक होके आए। सावधानियां रखी हैं और प्रेजेंटली जो मंदिर का जो एक डिस्प्यूट चला साउथ का, उससे भी प्रेरणा लेते हुए ये दोबारा से एम्फसाइज कर दिया गया है कि हम लोग हाइजीनिक स्टैंडर्ड इसको उपलब्ध करा सकें। पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सात्विक हो और जो श्रद्धा भाव है वो बना रहे, किसी प्रकार की कोई ऐसी असावधानी न हो और स्टैंडर्ड हो प्रसाद। साथ ही जो उसकी आयु होती है उसको भी आधी कर दी गई है जिससे जो श्रद्धालु हैं उसको कंज्यूम कर सकें। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह, DD न्यूज़ वाराणसी। नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनक़लाब से। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर भी इसराइल की जारियत। हिंदुस्तान ने सख्त तशवीश का इजहार किया क्योंकि 900 हिंदुस्तानी जवान भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा हैं। वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहाते की नाक़ाबिल तस्ख़ीरियत का एहतराम करने का मुतालबा किया। अमन फ़ौजों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर भी जोर। इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो है सहारा से। मसाइल का हल जंग नहीं, हमें मुज़ाकरात के रास्ते पर आना होगा। वज़ीर आज़म ने 19वें मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में तोसी पसंदी की पॉलिसी पर सख्त हमला किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमन का नोबल इनाम जौहरी असलाह मुखालिफ जापानी तंजीम को। इसके बाद की जो सुर्खी ले रहे हैं सहारा से, नोएल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन मुकर्रर किए गए। आगे बढ़ेंगे सहावत की तरफ। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। और सहाफत की अगली खबर, अगली सुर्खी, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने पर एयर इंडिया तैयारी की कामयाब लैंडिंग कराई गई। सैकड़ों मुसाफिर थे सवार इस तैयारी पर, फिलहाल सभी महफूज। और उसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जो सुर्खियां बनाई हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली से मुंबई तक ईडी के तेज़ी से छापे, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 7,600 करोड़ रुपए की मंशियात मामले में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी, मशरक़ वस्ता में हालात पुरसुकून बनाने की ज़रूरत है, कमला हैरिस। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। अमरीका ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर फायरिंग फौरी तौर पर बंद करे। अमरीका ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की जानिब से किए जाने वाले ऐसे इक़दामात किसी सूरत में कबूल नहीं किए जा सकते। काबिल ज़िक्र है कि इसराइली अफवाज ने लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजी अड्डे पर फायरिंग की थी। फायरिंग के वाक़े में अड्डे पर मौजूद 2 इंडोनेशियन अमन फ़ौजी ज़ख्मी हो गए थे। भारत ने भी लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और इसे खत्ते में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। भारत ने सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 120 किलोमीटर तवील अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा सरहद जो लेबनान को इसराइल और गोलान की पहाड़ियों से अलग करती है। वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस अहाते का एहतराम करने और अमन फ़ौजियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग और 47 रन से शिकस्त दे दी है। इस फतह के साथ ही इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाए थे। उसके बाद इंग्लैंड ने पहली इनिंग 7 विकेट पर 823 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। इंग्लैंड की जानिब से ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले हैरी ब्रोक को प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली है। तीसरे मैच में भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ताहम इस मैच में बांग्लादेश की पिच मुकम्मल तौर पर साजगार होने की उम्मीद है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से शिकस्त दी थी। और इस बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए जुमे को भारतीय क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 16 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मुंतखब टीम में कोई तब्दीली न करते हुए फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने सिर्फ उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए देखे गए थे। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है। टीम इंडिया जिसने 11 में से 8 मैच जीते हैं उसका पॉइंट्स फीसद 74.24 है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ